चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ मोशन। मतलब क्या? गति के नियम। क्या स्टार्ट करेंगे? गति के नियम। नया टॉपिक है आज। टॉपिक का नाम है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। देखते हैं लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले जो मैंने लास्ट पढ़ाया था उसको अपन क्या करेंगे? रिवाइज। इसको पढ़ने से पहले जो अपन ने लास्ट पढ़ाया था उसको क्या करेंगे? अपन रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने के लिए क्या करना है? तो पहले जो हमने लास्ट पढ़ा था वो क्या था? मोशन। इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था वो क्या था? गति। तो बताओ जरा, मोशन क्या होता है, गति क्या होती है? मोशन क्या होता है या फिर गति क्या होती है? तो ये क्या बताया था कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे? परिवर्तन करे, तो उसे क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु ए है, टाइम बढ़ने के साथ इसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो, मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो। किसमें परिवर्तन हो रहा हो? स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो, तो इस वस्तु को किसमें कहा जाता है? गति में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? गति में कहा जाता है। अगर टाइम के साथ क्या हो रहा है? पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो इसको किसमें कहा जाएगा? गति में कहा जाएगा। गति में कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। दूसरा पढ़ा था हमने कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट या फिर विराम क्या होता है? तो विराम क्या होता है कि जब कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वस्तु किसमें होगी? विराम में होगी। तो वस्तु किसमें होगी? विराम में होगी। ध्यान देना जरा कि अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट किसमें? मोशन में। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो किसमें? रेस्ट में। इसके बाद तीसरी बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स या फिर क्या है? बल क्या होता है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इसको बाहर से धक्का दूं तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देगा। अगर मैं इसमें बाहर से धक्का लगा दूं, पुश कर दूं इसको, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो बल क्या है? वो बाहरी कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। तो फोर्स क्या है कि वो एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या कर दे? चेंज कर दे, उसे क्या कहा जाएगा? फोर्स कहा जाएगा। बल क्या है? वो बाहरी कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उस बाहरी कारक को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। और ये एक सदिश राशि है। बल है वो एक सदिश राशि है, मतलब बल है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बल है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो तीन चीजें समझ में आई। क्या क्या? कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? गति में कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो किस में कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। रेस्ट में कहा जाएगा। किसमें कहा जाएगा? रेस्ट में कहा जाएगा। और फोर्स क्या होता है? बल क्या होता है कि वो बाहरी कारक जो क्या करे? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है? जो वो बाहरी कारक जो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसे क्या कहा जाता है? उसे फोर्स कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो बल क्या है कि वो बाहरी कारक जिसे किसी वस्तु पर लगाओगे तो उसे स्थिति में क्या कर देगा? वो परिवर्तन कर देगा। क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं जड़त्व क्या होता है। इसके बाद क्या है? जड़त्व या फिर इनर्शिया। तो जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? पहले सबसे पहली बात ये होता क्या है? जड़त्व होता क्या है? तो ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी तो है। जड़त्व क्या है? वस्तु का एक गुण। तो मतलब जो इनर्शिया है वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है? ये गुण है। किसका? वस्तु का।
तो कैसे कहूं कि जड़त्व क्या है? तो वस्तु का वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। क्या करे? विरोध करे, उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। तो ये क्या करता है? विरोध करता है। ये क्या करता है? विरोध करता है। मतलब क्या है कि वस्तु का वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन के क्या करे, अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। तो जड़त्व क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी, वस्तु की वो प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो उसमें होने वाले चेंजेस का क्या करता है? अपोज करता है। क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। जड़त्व क्या होता है कि वस्तु का वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। चले आगे, इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? तो इनर्शिया होते हैं 3 प्रकार के। जो इनर्शिया होते हैं, जड़त्व होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या कहा जाता है? विराम का जड़त्व। क्या कहा जाता है? विराम का जड़त्व। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, या फिर इसको क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व। क्या कहा जाता है? गति का जड़त्व। तीसरा बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व। अब ये होते क्या है? तो एक बात ये बताओ कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, विराम का जड़त्व मतलब वस्तु किसमें? विराम में। विराम का जड़त्व मतलब वस्तु किसमें? विराम में। तो विराम के जड़त्व को क्या कहा जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम का जड़त्व क्या कहलाता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो हमेशा किसमें रहेगी? विराम में रहेगी। गति का क्या करेगी? अपोज करेगी। तो उसे क्या कहा जाएगा? विराम का जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विराम का जड़त्व कहा जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा, मोशन में नहीं जाएगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहेगी? मोशन में ही रहेगी। किस में रहेगी? मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में नहीं आएगी। गति का जड़त्व क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा किस में रहेगी? गति में ही रहेगी, रेस्ट में नहीं आएगी, विराम में नहीं आएगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा वो उसी दिशा में कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आई बात समझ में। इनर्शिया क्या होता है कि वस्तु का वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। होता कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब विराम का जड़त्व। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब गति का जड़त्व। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आ रही बात समझ में? चले आगे। चलो चले आगे। अगला है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम देखते हैं क्या है। अभी जड़त्व तो पढ़ाया, ध्यान रखना। ये इनर्शिया अभी पूछूंगा मैं थोड़ी देर के बाद। तो पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ मतलब न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर विराम में है तो वो हमेशा किस में रहेगी? विराम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान है मतलब किस में है? मोशन में है, मतलब गति में है, तो वो हमेशा किस में रहेगी? गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और थोड़ी देर पहले तो हमने यही बात की थी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा विराम में रहेगी, और अगर कोई गति कर रही है तो वो हमेशा गति करती रहेगी। ये किस में पढ़ा था हमने? अभी जड़त्व में पढ़ा था। थोड़ी देर पहले हमने किस में पढ़ा था? ये जड़त्व में पढ़ा था। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो हमेशा मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए।
जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाएगा। और अगर ऐसा है तो यही तो हमने किस में पढ़ा था, इनर्शिया में पढ़ा था। यही किस में पढ़ा था, इनर्शिया में, मतलब किस में पढ़ा था, जड़त्व में। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जड़त्व को परिभाषित करता है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जड़त्व को परिभाषित करता है। चले आगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब मैंने क्या बात की कि अभी मैंने क्या पूछा था, फोर्स पढ़ाया था तुम्हें, बल पढ़ाया था कि वो बाहरी कारक जो स्थिति में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो ये उसको भी तो डिफाइन कर रहा है कि जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो ध्यान रखना कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। मतलब न्यूटन का प्रथम नियम है वो बल को परिभाषित करता है। मतलब जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, मतलब बल को परिभाषित करता है। तो पूछा जाए कि बल की परिभाषा कौन देता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यहीं पे बता दूं तुम्हें, आगे नहीं बताऊंगा, कि वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स या फिर मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या फिर मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मतलब बल का जो मापन है, बल का मापन किससे दिया जाता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ। ध्यान रखना कि फोर्स की डेफिनेशन कौन दे रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। लेकिन न्यूटन का जो मेजरमेंट है या फिर न्यूटन का जो बल का जो मापन है या फिर मेजरमेंट ऑफ फोर्स है वो कौन से आएगा, किससे आएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से। तो दोनों में डिफरेंस है क्या, कि डिफाइन कौन करता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और डेफिनेशन वो देता कौन है, मेजरमेंट कौन करता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है और जो सेकंड लॉ है वो क्या करता है, इसकी वैल्यू देता है। चले आगे, चले आगे। तो ये क्या हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा विराम में रहेगी, गति में तो हमेशा गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और यही जो फर्स्ट लॉ है वो क्या करता है, बल को परिभाषित करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। लेकिन वैल्यू ऑफ फोर्स या फिर मेजरमेंट ऑफ फोर्स, बल का मापन किससे आता है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है। चले आगे देखें जरा, चलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, मोमेंटम या फिर संवेग क्या होता है। तो मोमेंटम या फिर संवेग क्या होता है कि यदि कोई वस्तु है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, स्मॉल है, जिसका मास कितना है, स्मॉल है, और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, किससे चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। अगर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो v वेलोसिटी से, v वेग से आगे चल रहा है, तो संवेग कितना होगा, तो संवेग होता है उस वस्तु का द्रव्यमान गुणा उस वस्तु का वेग। मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है, मोमेंटम। और मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब संवेग क्या है, एक सदिश राशि है।
कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इस साल के एनडीए के पेपर में आई थी। इस साल का एनडीए पेपर था, उसमें आई थी। वो पूछ रहा था कि वर्क की जो एनर्जी, जो वर्क का जो यूनिट होगा वो कौन सा नहीं होगा, तो यही ऑप्शन में दिया था कि जो वर्क की जो यूनिट होगी वो ये नहीं होगी। ये किसकी यूनिट होती है? संवेग की। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है वो? तो कि एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु, दो वस्तुएं हैं जिनका संवेग कैसा हो? समान हो, तब क्या होगा? एक हल्की वस्तु है जिसका मास, वो वेलोसिटी कितनी है? v1। एक भारी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। तो वो कह रहा है इन दोनों का जो संवेग है वो आपस में कैसा है? बराबर है। p1 बराबर p2। अगर वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा? m1 v1 बराबर कैपिटल M इंटू v2, यही होगा। अब एक बात बताओ, इसको बराबर करने के लिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे और एक वेलोसिटी पे। ये जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पे और वेग पे। अब हमने कह दिया कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन हमें पता है कि इनके द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे क्या? इसके द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे क्या? एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है। जब एक हल्का और एक भारी है तो इनका द्रव्यमान तो हो गया अलग अलग, लेकिन इसको बराबर करना है तो केवल और केवल चेंज किसमें कर सकता हूं? अब मैं वेलोसिटी में तो चेंज कर सकता हूं। अगर हल्के वाले को मैं ज्यादा दे दूं और भारी वाले को कम दे दूं तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब जो v1 है वो ज्यादा होगा, वो v2 है वो कम होगा। और अगर ऐसा कहूं कि हल्की वस्तु और भारी वस्तु का संवेग बराबर है तो हल्की वस्तु ज्यादा वेग से चलेगी और भारी वस्तु कम वेग से चलेगी। आई बात समझ में? हल्की वस्तु ज्यादा वेग से चलेगी और भारी वस्तु कम वेग से चलेगी। कब? जब दोनों के संवेग कैसे हो? बराबर हो। इसी में एक कंडीशन आती है कि अगर मैं ये कह दूं कि v1 बराबर v2 है, ये पहला केस था, ये दूसरा केस है। मैंने ये बोला कि हल्की वस्तु का वेग और भारी वस्तु का वेग आपस में कैसा है? बराबर है। तो बराबर है, अब बताओ m1 v1 बराबर हो गया किसके? m2 v2, यही होगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि संवेग किसका ज्यादा होगा? मैंने बोल दिया कि v1 और v2 बराबर है, तो जो मोमेंटम है वो केवल और केवल डिपेंडेंस किसकी रहेगी? p1 बराबर हो गया स्मॉल m इंटू v1 और p2 बराबर हो गया किसके? कैपिटल M इंटू v2। मैं कह रहा हूं v1 और v2 आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो अब जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल मास पे। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, मतलब p2 ज्यादा होगा और p1 कम होगा। तो मोमेंटम है वो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास स्मॉल m है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उनके दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। इसमें कंडीशन क्या बनती है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु में दोनों के संवेग बराबर हैं तो हल्की वस्तु ज्यादा वेग से चलेगी और भारी वस्तु कम वेग से चलेगी। लेकिन अगर दोनों के वेग बराबर हैं तो भारी वस्तु का संवेग ज्यादा होगा, हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। इसके आगे देखें, इसके आगे तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु जितने वेग से जा रही है उतने ही वेग से अगर वापस आती है, अगर कोई वस्तु जिसका मास कितना है? स्मॉल m है, वो जितने वेग से जा रहा है उतने वेग से ही वापस आ रहा है, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाता है? 2mv। कितना हो जाता है? 2mv। कितना हो जाता है? 2mv। ध्यान रखना कि वस्तु जितने वेग से जा रही है उतने वेग से ही अगर वापस आ रही है तो इनका जो संवेग में परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा? 2mv। कैसे हो जाएगा? mv से जाएगी, mv से जाएगी और लौट कर भी इतने से ही आ रही है, तो अंतर कितने का होगा? mv माइनस माइनस mv होगा, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई तो ये माइनस हो जाएगा। अब कर लो चेंज, कितना आएगा? प्लस mv। तो कितना हो गया चेंज? 2mv। तो संवेग में परिवर्तन कितना होता है? 2mv। कब? जब वस्तु जितने वेग से जा रही है उतने वेग से ही वापस लौट के आए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मैं दीवार पर बॉल को मारूं तो उसका संवेग में परिवर्तन कितना होगा?
अगर वो कह रहा है कि अगर मैं इसको किससे बॉल को अगर दीवार पे मारूं तो कितने वेग से जाएगा, वो कोई बॉल है वो दीवार से मारी मैंने तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा 2mv। क्यों? क्योंकि जितने वेलोसिटी से अपन मारेंगे लौट कर भी उतनी वेलोसिटी से वो वापस आएगा। ध्यान रखना ये बात, जितनी वेलोसिटी से अपन बॉल को दीवार पे मारते हैं बॉल भी उतनी वेलोसिटी से लौट कर वापस आती है। चलें आगे देखें। अब पढ़ते हैं अपन न्यूटन का द्वितीय नियम। अब अपन क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F हो तो वो बराबर होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। वस्तु पर लगाया गया बल F बराबर होता है किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। मैंने बताया था जहां भी समय से भाग दिया जाएगा वहां पे एक शब्द आता है दर। तो दर क्या हो गया कि जहां भी किसी वस्तु पे बल लगाया जाएगा वो बराबर होगा किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के। तो F बराबर क्या हो गया? P बराबर mv। तो mv रखूंगा तो m तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और कल पढ़ा था ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो F बराबर क्या हो गया? ma। F बराबर क्या हो गया? ma। ये फॉर्मूला आता है किससे? न्यूटन सेकंड लॉ से। इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्स का जो मेजरमेंट होता है वो किससे होता है? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से। लेकिन फोर्स की डेफिनेशन होती है वो किससे होती है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। आई बात समझ में? न्यूटन की यूनिट कितनी होगी? तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन फोर्स की जो यूनिट होगी वो कितनी होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन ऐसा यूनिट कितनी होती है? न्यूटन ऐसा यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन दिया है 5 न्यूटन और एक ऑप्शन दिया है क्या? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कौन सा सही है? ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये एमकेएस यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। और ये एसआई, तो हमेशा किस में लेते हैं? एसआई में। अगर ये नहीं दिया होता तो हम फिर क्या लगाते? फिर इसको लगाते। लेकिन अगर ये दोनों दिए तो ज्यादा सही कौन सा है? एसआई सिस्टम वाला। हमेशा किस में लेते हैं? एसआई पद्धति में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? एसआई पद्धति में लिया जाता है। चले आगे। आगे इंपल्स या फिर आवेग क्या होता है? इंपल्स या फिर आवेग क्या होता है? देखें जरा, आवेग क्या होता है? आवेग या फिर इंपल्स क्या होता है? तो ये क्या होता है कि यदि किसी वस्तु पर न्यूनतम समय के लिए, क्षणिक समय मतलब बहुत ही कम समय के लिए अगर फोर्स F लग रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए मैं बल लगाऊं तो उस बल और उस समय का गुणनफल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा, इंपल्स कहलाएगा। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ से देखूं जरा, F बराबर क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा T। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? F इंटू डेल्टा T की जगह डेल्टा P। मतलब आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के। आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के। दूसरी बात, इसकी यूनिट कितनी होती है? तो न्यूटन इंटू सेकेंड। इसकी जो यूनिट है वो कितनी होती है? तो न्यूटन इंटू सेकेंड। दूसरी बात, इंपल्स किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन के। इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। ये कैसी क्वांटिटी है? तो सदिश, मतलब ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चले आगे। ये कैसी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। हो गया। चले आगे।
न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देयर आर इक्वल रिएक्ट, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो क्या कह रहा है कि कोई भी फोर्स, कोई भी एक्शन होगा उसके लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे पानी में तैरना, जैसे अगर पानी में हम स्विम कर रहे हैं तो जितना पानी अपन पीछे फेंकेंगे पानी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाएगा। तो देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी बात ये नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है कि ये क्या होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये किस पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, मतलब संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। दूसरी बात कि संवेग संरक्षण कब होगा, जब फोर्स कितना हो, जीरो। पूछा जाए कि अगर संवेग संरक्षण है तो क्या होगा, तो लगाया गया फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर संवेग संरक्षित है तो मतलब जो फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो। कैसे होगा, F बराबर क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर फोर्स मैंने जीरो कह दिया तो डेल्टा P जीरो हो गया, ये क्या है, चेंज है। जब चेंज जीरो है मतलब P कैसा हो गया, कांस्टेंट। P मतलब कैसा हो गया, नियत। नियत का मतलब क्या होगा कि एक समान होगा। नियत का मतलब क्या होता है, एक समान। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरी बात ये क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग कब संरक्षित रहता है, जब बाहरी बल कितना हो, शून्य हो। जब बाहरी बल कितना हो, जीरो होगा, तो उसका जो संवेग है, उसका जो मोमेंटम है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे होगा, अगर मैंने इसको जीरो रख दिया तो चेंज कितना आ गया, जीरो। जब चेंज जीरो है तो मतलब P कैसा है, कांस्टेंट। P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, मोमेंटम। P क्या है, संवेग। दूसरी बात कि जो न्यूटन के थर्ड लॉ पे जो लगता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है तो किस किस पे लगता है, दो विपरीत वस्तुओं पे, दो विपरीत वस्तुओं पे। जैसे पानी में स्विम कर रहा था तो ये पानी में फोर्स लगा रहा था और पानी इस पे फोर्स लगा रहे थे, मतलब दो अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। किस पे लग रहा है, दो अलग अलग वस्तुओं पे लगाया जाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में जो फोर्स लगते हैं वो किस किस पे लगते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। किस किस पे लगते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पे लगते हैं। हो गया इतना। तो अभी तक हमने जो आज पढ़ा वो क्या पढ़ा कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो उसे किस में कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है। गति क्या होती है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ होता है तो उसे किस में कहा जाता है, गति में कहा जाता है। अगर समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा, तो उसको किस में कहा जाएगा, रेस्ट में कहा जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसमें होने वाले चेंजेस का क्या करे, अपोज करे, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनर्शिया कहा जाएगा। जड़त्व तो क्या कहता है कि यदि वस्तु का वागुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व तो कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। होता क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में है, अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा किस में रहेगी, गति में रहेगी, जब तक कि कोई इस पे बाहरी बल ना लगाया जाए। तीसरा पढ़ा था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में चल रही है तो वो उसी में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए।
इसके बाद पढ़ा था हमने न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो हमेशा स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो हमेशा गतिमान ही रहेगी, जब तक कि कोई इस पे भारी बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट ऑलवेज बी इन रेस्ट, if it is in motion then it always be in motion until unless external force is not applied। दूसरी बात कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता था, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता था। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसे क्या कहा जाता था, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व का नियम। एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, तो फोर्स को। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो बल की परिभाषा देता है, लेकिन बल का जो मापन होता है, मेजरमेंट होता है, तो वो किससे होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। इसके बाद पढ़ा था हमने संवेग क्या होता है। तो अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान m है और वो v वेग से चल रहा है तो उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग कैसी राशि थी, एक सदिश राशि थी। मोमेंटम क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, मतलब एक हल्की वस्तु है और एक भारी वस्तु है, अगर दोनों के संवेग बराबर होंगे तो हल्की वस्तु ज्यादा तेज चलेगी, किसकी अपेक्षा, भारी वस्तु की अपेक्षा। लेकिन अगर दोनों के वेग बराबर हैं तो भारी वस्तु का वेग ज्यादा हो, वो संवेग ज्यादा होगा, हल्की वस्तु का संवेग कम होगा। आई बात समझ में। चले आगे। इसके बाद पढ़ा था हमने इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। तो आवेग क्या होता है कि थोड़े टाइम के लिए लगाया गया बल, थोड़े टाइम के लिए लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। मतलब अगर थोड़े टाइम के लिए जो फोर्स लगा रहा हूं वो और उस टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, आवेग कहलाता है, सॉरी इंपल्स कहलाता है। इंपल्स क्या होता है, जितने टाइम के लिए लगा रहा हूं उस फोर्स और उस टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, आवेग। ये कैसी राशि थी, एक सदिश राशि थी। इसकी इकाई कितनी होती है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। इसकी इकाई कितनी होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसकी इकाई जो होती है वो कितनी होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड। इसके बाद जो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, न्यूटन का तीसरा नियम पढ़ा। क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरी बात क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग कब संरक्षित होगा, मोमेंटम कब कांस्टेंट होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स या फिर उस पर लगाया गया फोर्स कितना हो, जीरो। कब होगा, तो उस पर लगाया गया फोर्स कितना हो, जीरो हो, तब वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा, अगर ये जीरो हो गया मतलब चेंज कितना हो गया, जीरो। अगर चेंज जीरो हो गया तो मतलब मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। चले आगे। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देखते हैं। एक मिनट। हेलो हेलो, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दिया 5 किलोग्राम, जिसका फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का, और टाइम दे रहा हूं मैं कितना, 10 सेकंड। टाइम दे रहा हूं कितना, 10 सेकंड। तो कुछ चीजें पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं कि एक तो इसका मोमेंटम में चेंज बताओ, मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। दूसरा इंपल्स बताओ, मतलब आवेग बताओ।
तीसरा त्वरण बताओ और चौथा वेग में परिवर्तन बताओ। 4 चीजें निकालनी है। क्या मास दिया है कितना 5 किलोग्राम, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, टाइम कितना है 10 सेकंड और तुमसे पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, दूसरा आवेग कितना होगा, इंपल्स कितना होगा, तीसरा त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा और वेग में परिवर्तन कितना होगा। तो निकालें जरा। पहले निकालूंगे आवेग। तो आवेग क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। 5 टाइम कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 50 न्यूटन इनटू सेकंड। दूसरी हमने पढ़ा था अभी पढ़ा है आवेग बराबर होता है किसके संवेग में परिवर्तन के। तो कह सकता हूं संवेग में परिवर्तन बराबर होगा किसके आवेग के। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इंपल्स के। तो इंपल्स कितना आया 50, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना होगा 50। F बराबर क्या होता है ma, A बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन m। F कितना है 5, m कितना है 5, कट गया कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा त्वरण गुणा समय। त्वरण कितना आया 1, समय कितना है 10, कितना आ गया चेंज 10 मीटर पर सेकंड। चेंज कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सॉरी नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूं 10 मीटर पर सेकंड। कितना चेंज आएगा 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल सही। जैक बाइनर नाम ढंग के ना दे रहे, स्टाइलिश है रे, स्टाइलिश हैं। चलो चलो आज के लिए इतना ही। इससे आगे अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। इससे आगे अपन किस में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि क्लास कैसी हो, लाइव ही क्लास हो। कोशिश करूंगा। मैंने वाईफाई वाले को बोला था, वो आया नहीं अभी तक, इस वजह से मोबाइल के डाटा पे चल रही है ये लाइव क्लास। किस पे चल रही है, मोबाइल डाटा पे। इस वजह से थोड़ा बहुत बफर हो रहा है, तो वो फिक्स हो जाएगा कब, जब वाईफाई लग जाएगा। मैंने बोल दिया है, वो आया ही नहीं, आज की बोल रहा था। चलो जैसा भी है, तब तक अपन ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। मोस्टली लाइव क्लास ही लेने की सोच रहा हूँ मैं। मोस्टली क्या लेने की सोच रहा हूँ, लाइव क्लास। तो लाइव, अच्छा तुम बताओ कमेंट में, लाइव ज़्यादा सही है कि रिकॉर्डेड ज़्यादा सही है, बताओ जरा। तुम बताओ जरा कि लाइव ले लूं क्लास की, रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। जैसा तुम कहोगे वैसा कर दूंगा। दोनों दोनों नहीं होंगी, एक ही हो पाएगा। लाइव हो जाएगा तो फिर तो वो अपने आप ही तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, रिकॉर्ड करके डालने की जरूरत नहीं है। लाइव, चलो ठीक है, फिर लाइव ही लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। ग्रुप में बता देना सबको कि रोज 7 बजे क्लास हुआ करेगी। रोज शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी अपनी। टाइम में फिक्स कर देता हूँ, शाम को 7 बजे हमेशा लाइव क्लास हुआ करेगी। हाँ लाइव ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज़्यादा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन डाउट होंगे वो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, वही ज़्यादा बेटर लग रहा है। रोज़ शाम को 7 बजे क्लास लेनी है अपन, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो ग्रुप तो है ही, उसी पे सेंड कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, ग्रुप में डाला था, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। मैंने उसे सॉल्व करके तो सेंड कर दिया, समझाया नहीं था तो समझ लो। क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक टेबल पे एक रस्सी रखी हुई है जिसका L/3 भाग नीचे की तरफ लटक रहा है, यही कह रहा था।
क्या कह रहा था कि एक टेबल पे एक रस्सी रखी हुई है जिसका L/3 भाग कहाँ लटक रहा है, नीचे की तरफ लटक रहा है। तो वो ये पूछ रहा था कि इस पे कितना काम करूं कि ये वापस कहाँ पहुंच जाए, टेबल पे पहुंच जाए। कितना काम करना पड़ेगा कि ये जो रस्सी लटक रही है यहाँ पे चेन है वो वापस कहाँ पहुंच जाए, टेबल पे पहुंच जाए। अच्छा एक बात बताओ, इस पे नीचे कहाँ लग रहा होगा, mg लग रहा होगा कि नहीं, पूरे पे कितना लग रहा होगा mg, लेकिन L/3 भाग पे जो वेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा mg/3। L/3 भाग पे कितना लगेगा mg/3। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो mg लगता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, गुरुत्व के केंद्र पे लगता है। तो जे L/3 है तो केंद्र मतलब 1/2, मतलब टोटल जो लेंथ होगी वो कितने पे लग रहा होगा, L/6 पे। तो डिस्प्लेसमेंट है या फिर विस्थापन कितना आ गया, L/6। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेट वही तो फोर्स है, जो भार है वही तो बल है। तो भार कितना है, भार कितना है mg/3 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है L/6। कितना आ गया mg/18, कितना आ गया, जो भी क्वेश्चन हो ग्रुप में सेंड कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि जब टेस्ट लूं तब सबको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज की कथा अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे 7 बजे, कल मिलेंगे 7 बजे। उससे पहले अपन डाउट वाउट जो भी हो वो ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ जैसा भी हो डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन फिर कितने याद करोगे बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट में कंफ्यूजन भी होता है ना फिर कि कौन कौन सा कहाँ लगेगा। तो वो तुम ग्रुप में सेंड कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी अपन इसको बंद करते हैं। ठीक है, ग्रुप पे आ जाओ।